दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंपाउंडिंग का पावर आखिर काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट के अंदर और आपकी रियल लाइफ में। दोस्तों इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों कुछ चीजें आप लोगों को इसके अंदर ऐसी सीखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो दोस्तों जब भी हम इन्वेस्टिंग की और इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नेचुरली सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है कि हम इंसानों के दिमाग का एक नेचुरल डिफेक्ट है। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और वो 10% के रेट से ग्रो होते हैं तो सब लोग यही कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के अंदर डबल होगा। कुछ इस तरीके से किसी के दिमाग के अंदर सपने में भी ये चीज नहीं आएगी कि कुछ साल बाद ये इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपए से ग्रो होगा। और यही कारण है कि लोग लॉन्ग टर्म का सोच ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो किसी अमाउंट का, जैसे कि अगर आप 6,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले साल में आपको 15% के रेट के हिसाब से 93,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कि 1 लाख रुपए से भी कम का। लेकिन 20 साल के बाद में यही अमाउंट 1 करोड़ रुपए में बदल जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद में आपको दूसरा करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 5 साल और लगेंगे और इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर तीसरे करोड़ कमाने के लिए आपको सिर्फ 2.5 साल और लगेंगे और फिर चौथा करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 1.25 ईयर्स आपको लगेंगे और उसके बाद में 5वां करोड़ कमाने के लिए 1 साल से भी कम का टाइम आपको लगेगा। और इसी तरह आप अपना हर एक अगला करोड़ रुपया बहुत ही कम टाइम में कमा सकते हो। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का पावर, जिसका बेसिक रूल ये है कि इसमें आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्ट कमाता है। और यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास लोग वहीं पर रह जाते हैं। दोस्तों इस सेक्शन के ऊपर हम थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए आप अपनी लाइफ का पहला 1 लाख रुपया हार्ड वर्क करके कमा सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपया आप स्मार्ट वर्क करके ही कमा पाओगे। क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास आदमी अपने घर के लॉकअप में या FD में पैसा सेव करके 1 करोड़ रुपए जमा कर ही नहीं सकता। इसलिए इस कंपाउंडिंग के पावर के अंदर राज की बात यह है कि आपको एक हाई रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए होता है और आपको साथ में थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। और ये 15% एक ऐसा रेट है जिससे स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा रेट से ग्रो होता है तब आप अपने पैसों को और भी ज्यादा स्पीड में ग्रो कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अपने ड्रीम फोन एप्पल कंपनी का ग्राफ देखो तो इस कंपनी को 40 साल लगे $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने में, लेकिन इसके बाद में इस कंपनी को 3 साल और लगे $2 ट्रिलियन की कंपनी बनने में। इसलिए अगर आप किसी भी अमीर लोगों की वेल्थ चेक करोगे जैसे कि बिल गेट्स या जेफ बेजोस, तब आपको ये पता चलेगा कि ये लोग हर एक सेकंड में लाखों डॉलर कमाते हैं। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि इनका एक बहुत बड़ा अमाउंट इनकी कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जो एक टाइम पर बहुत ही छोटा था और अब काफी टाइम से इन्वेस्टेड होने की वजह से वो कंपाउंडिंग की पावर से एक बहुत ही बड़े अमाउंट में ग्रो हो चुका है। तो ये लोग अब हर रोज $1 मिलियन कमाते हैं बिना कुछ काम किए। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में काम कैसे करता है। तो दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, जैसे कि मान लो आपकी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है और वो कंपनी 15% का प्रॉफिट कमाती है, मतलब कि 15 रुपीज का प्रॉफिट वो कमाती है हर एक शेयर पर। तो उस कंपनी के पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसको री इन्वेस्ट कर दे या फिर डिविडेंड्स के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे दे, ताकि वो शेयर होल्डर्स उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि सारा प्रॉफिट कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर्स का हक होता है। लेकिन अगर कंपनी ग्रो हो सकती है और उसके मैनेजमेंट के पास ग्रोथ के लिए अच्छे प्लान्स हैं, तो कंपनी ऐसे टाइम पर एक छोटा डिविडेंड पे करती है, या फिर कुछ कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं करती और वो पूरा का पूरा अर्निंग री इन्वेस्ट कर देती है। तो अगर अगले साल वो कंपनी वापस 15% का प्रॉफिट अर्न करती है तो वो उसके 100 रुपए पे नहीं बल्कि वो उसके 115 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर अर्न कर पाएगी। जिसका मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो कर पाएगी। और अगर ये कंपनी इसी तरीके से 15% के रेट से ग्रो होती रही तो 5 साल के अंदर ही इस कंपनी की वैल्यू डबल हो जाएगी। फिर भले उसका शेयर प्राइस अभी इतने रेट से ग्रो ना हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे उसका शेयर प्राइस भी उसी रेट से ग्रो होने लगेगा। और इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे हाई ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है, जिसको आप स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप मैनेजमेंट के लेटर्स को रीड कर सकते हो, इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हो और एडवांस में पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी के पास ग्रोथ का ज्यादा स्कोप है और आप फिर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके उसकी ग्रोथ के अंदर हिस्सा ले सकते हो। और इसीलिए आज की तारीख में सारे अमीर लोग बिजनेस के थ्रू ही अमीर हुए हैं, क्योंकि सब लोग अपनी कंपनी के शेयर्स को बार बार बाय सेल नहीं करते कि छोटा प्रॉफिट आया तो उसको सेल कर दिया। ये लोग अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं और उसको कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो होने देते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि लोग इस पावर को अपने फायदे के लिए यूज क्यों नहीं करते। तो 2010 में मेरे एक दोस्त ने 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी ली थी मुंबई में और अभी 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई है। और दूसरी तरफ उसने 2 साल पहले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया था और उसने उसके अंदर 500 रुपए इन्वेस्ट किए। एक्चुअली में उसका इरादा था 500
रुपए की SIP का, लेकिन पहला पेमेंट होने के बाद ही उसने SIP स्टॉप कर दी क्योंकि कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि रजिस्ट्रेशन आने वाला है। तो 500 रुपए SIP के अंदर इन्वेस्टेड रह गए और अभी वो 500 रुपए ग्रो होकर ऑलमोस्ट 650 के आसपास हो चुका है। तो वो मुझे कहने लगा कि रियल एस्टेट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उसके अंदर उसका 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर स्टॉक मार्केट से उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है और इसके अंदर मार्केट क्रैश का भी डर होता है। तो मुझे काफी देर लगी उसको समझाने में कि ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर लोग करते हैं। जब भी वो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्टली प्रॉफिट गिनते हैं। लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और वो कितने टाइम तक इन्वेस्टेड था, जिससे कि उनको एक्चुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट पता चल सके। क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपाउंडिंग काम करता ही है और हमारी लाइफ की हर एक चीज के अंदर भी। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने रेट से ग्रो हो रहा है। जैसे कि अगर आप बैंक का सेविंग अकाउंट देखोगे तो वहाँ पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है और वो भी कंपाउंड होता है, लेकिन इस रेट के हिसाब से आपको 18 साल लगेंगे अपने पैसों को डबल करने में। तो अगर हम उसके रियल एस्टेट का रिटर्न चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका पैसा 10 साल के अंदर डबल हुआ है, जिसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ 7% का कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट मिला है। और हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी 7% के रेट से ग्रो होती है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उसने 0 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है क्योंकि उसका 50 लाख का प्रॉफिट तो इन्फ्लेशन के अंदर ही एडजस्ट हो गया है। और ये इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिससे कि कोई भी बच नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो टैक्स नहीं भरते क्योंकि वो किसी स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को बचा लेते हैं या फिर उनकी सैलरी बहुत कम है इसलिए उनको टैक्स की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि इंडिया का हर एक आदमी हर एक साल 7% का कंपाउंडिंग टैक्स पे करता है इन्फ्लेशन के नाम पर। फिर भले ही वो लोग गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसा ना पे करते हो, लेकिन जब गवर्नमेंट हर साल नए नोट छापती है जिसकी वजह से बाजार में चीजों के भाव बढ़ जाते हैं तो लोग उन चीजों को महंगे प्राइस पर खरीद कर ना चाहते हुए भी टैक्स पे कर रहे हैं। दोस्तों, अमीर लोगों से गवर्नमेंट इनकम टैक्स के नाम पर टैक्स लेती है और गरीब लोगों से महंगाई के नाम पर टैक्स लेती है। तो अगर हम इस 7% के इन्फ्लेशन को टैक्स कह देंगे तो एक्चुअली में सही स्टेटमेंट होगा। और इसीलिए एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट जेम्स किन्स ने कहा था कि इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिसको सिर्फ करोड़ों लोगों में से एक आदमी सही तरीके से समझ पाएगा। और ये कंपाउंडिंग की वजह से गवर्नमेंट के इनकम टैक्स से भी ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये महंगाई एक बहुत ही ज्यादा बेरहम टैक्स सिस्टम है क्योंकि ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो होता रहता है। इंडिया के अंदर हमें 40 साल पहले 2 पहलवानों की जरूरत लगती थी 10 रुपए के अनाज को उठाने के लिए, लेकिन आज एक 5 साल का बच्चा भी 10 रुपए के अनाज को आसानी से अपनी उंगलियों पर उठा सकता है। तो ये भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही नतीजा है। और ये इन्फ्लेशन का टैक्स उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है जो या तो सेव करते ही नहीं है या फिर इनकम टैक्स बचाने के लिए अपने पैसों को ऐसी स्कीम्स में डाल देते हैं जहाँ से उनको 7-8% का रिटर्न मिलता है। तो जितना भी प्रॉफिट वो कमाते हैं उनका वो पूरा का पूरा प्रॉफिट इन्फ्लेशन टैक्स के अंदर रजिस्टर हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये बात उन लोगों को पता भी नहीं चलती है और वो लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं इस इन्फ्लेशन टैक्स को पे करते करते, लेकिन इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। वो लोग सेविंग्स भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अमीर नहीं बन रहे। तो इसीलिए अगर आपको टैक्स से डरना ही है तो उस टैक्स से मत डरो जो फ्यूचर में आपको तब भरना पड़ेगा जब आपके पास में बहुत सारा पैसा होगा, जबकि उस टैक्स से डरो जो फ्यूचर में आपको तब भी भरना पड़ेगा जब आपके पास में कम पैसा होगा। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ तो लोगों का खुद का माइंडसेट ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए आपको सेविंग माइंडसेट से हटकर इन्वेस्टिंग माइंडसेट लाना होगा क्योंकि हम इंडियन सेविंग्स में बहुत आगे हैं लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत ही पीछे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब ये टॉपिक इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों, हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी ये है कि जिन लोगों को इस कंपाउंडिंग की पावर के बारे में पता होता है, जैसे कि बैंक वाले या फिर इंश्योरेंस वाले या फिर ब्रोकर्स, तो वो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट बताएंगे जिसके अंदर उनका फायदा होता है, जिसके अंदर आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। क्योंकि अगर पब्लिक को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि आपको कोई सिंपल सा म्यूचुअल फंड खरीद के या अच्छी कंपनीज के स्टॉक खरीद के होल्ड करके रखना है और अपने रिटायर होने से पहले ही आपके डिविडेंड्स आपकी मंथली एक्सपेंस कवर कर लेंगे, तो आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना आप FD के अंदर इन्वेस्ट करोगे, ना आप कोई पॉलिसी खरीदोगे और ना ही आप ट्रेडिंग करोगे। तो ये सारे के सारे लोग रोड पर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से पहले आप लोगों को मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जब भी हम ये सुनते हैं कि किसी आदमी ने स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ साल पहले एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और अब वो बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका है, तो लोग हमेशा बहाना ढूंढते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि उन्होंने उस टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लिया था, कि उनकी कुछ मजबूरी थी और उस टाइम पर उनके पास में उतने पैसे नहीं थे। लेकिन आज हम ऐसे टाइम पर जी रहे हैं जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल सकती है और घर बैठे बैठे ही आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।